आज हम द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द्वितीय क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं? जो क्रियाकलाप प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसको किसी अन्य मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, उन क्रियाकलाप को हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ये क्रियाकलाप विनिर्माण उद्योगों में होते हैं। तो विनिर्माण उद्योग किन्हें कहते हैं? जहाँ पर कच्चा और अर्ध निर्मित माल हाथ या मशीन की सहायता से निर्मित उपयोगी माल में जब वो बदल जाता है या बदला जाता है, उस उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इसको आप समझें, जैसे कपास प्राथमिक उत्पाद द्वारा प्राप्त कच्चा माल, इससे एक उद्योग में धागा बनाया गया जो कि एक अर्ध निर्मित कच्चा माल था। उस धागे से कपड़ा बना और कपड़े से फिर एक पूरा वस्त्र सिला गया। ये कच्चे माल को अर्ध निर्मित माल से होता हुआ निर्मित उपयोगी माल में परिवर्तन होने की पूरी प्रक्रिया ऐसे होती है। ये एक विनिर्माण उद्योग कहलाता है, जहाँ पे सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। कपास कच्चा माल है और वो जब लास्ट में प्रोडक्ट तैयार होया वो निर्मित उपयोगी माल है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि कपास और कपड़ा, इन दोनों के मूल्य की जब आप तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वस्त्र जब बन के तैयार हो जाता है तो उसका मूल्य कपास के मूल्य से कहीं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बीच में पूरी प्रक्रिया उसको बनाने में जो खर्च आता है वो मूल्य सारा उसमें जुड़ जाता है। विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं, इनमें हर उद्योग में अलग प्रकार का एक विशेष प्रोडक्ट बनता है और वहाँ पर उसी प्रकार के कुशलता वाले श्रमिक लगे हुए होते हैं। वहाँ पर उस उद्योग में मशीनों का ज़्यादा उपयोग होता है और ज़्यादातर मशीनें ऑटोमेटिक चलती हैं। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, नई नई बाज़ार की मांग के अनुसार नई नई इनोवेशन चलती रहती हैं, ताकि लोगों की जैसी मांग है उस अनुसार प्रोडक्ट तैयार किए जा सकें। इनका अनियमित भौगोलिक वितरण होता है। अलग अलग कारण होते हैं, हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिस कारण से जो उद्योग है उनका भौगोलिक वितरण हर जगह समान नहीं हो पाता। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ये उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी जो उद्योग है उसका जो प्रोडक्ट बन के आखिर में बाजार में जाता है तो उस उद्योग का बाजार के साथ किस प्रकार का है, यानी कि बाजार तक उस प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचाया जा सकता है या नहीं, ऐसी जगह पर उद्योग लगाया जाता है। कच्चे माल की प्राप्ति, कुछ उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी की मिल, ये ऐसे उद्योग हैं जो कच्चे माल के ऊपर निर्भर करते हैं। इनको कच्चे माल के स्थान से अगर दूर लगा दिया जाएगा तो इन उद्योगों का जो उत्पादन है उस पर ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए ऐसे उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र के नज़दीक लगते हैं, तो कच्चा माल भी कुछ उद्योगों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। फिर श्रम आपूर्ति, यानी कि उद्योगों के लिए जो श्रमिक हैं उनकी जितनी मात्रा में चाहिए, जिस प्रकार की कुशलता के श्रमिक चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। जिस जगह पर उद्योग लगाना है तो उद्योगों को लगाना आसान हो जाएगा। शक्ति के साधन, पुराने समय में ज़्यादातर जो उद्योग थे वो कोयले से चलते थे, लेकिन अब समय में परिवर्तन आया, जल विद्युत का उत्पादन होने लगा, तो अब जो ये पॉइंट है ये इतना ज़्यादा मुख्य किसी उद्योग को लगने में नहीं रहा, क्योंकि पोल और तारों के जरिए जो विद्युत है वो कहीं पर भी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन फिर भी शक्ति का साधन अवेलेबल ज़रूर होना चाहिए ताकि वो उद्योग में जो मशीनें उनको आराम से चलाया जा सके। परिवहन और संचार की सुविधाएं, उद्योगों तक कच्चा माल लाने के लिए, बना बनाया माल बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे संचार और परिवहन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और आज का समय डिजिटल इन्फॉर्मेशन का युग है, तो संचार व्यवस्था भी बहुत उन्नत होनी चाहिए एक उद्योग को चलाने के लिए। पूंजी निवेश तो ज़रूरी है ही, कोई भी उद्योग जब लगाना होता है तो उसमें पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, तो ये भी कारक को एक प्रभावित करता है। जैसे चमड़ा उद्योग है, इस तरह के उद्योग होते हैं, उनको जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो जल आपूर्ति भी कुछ उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिक जड़त्व और औद्योगिक समूहन,
इसका ये मतलब है कि कोई भी उद्योग लगाना वहाँ पर बहुत आसान होता है जहाँ पर उस उद्योग से संबंधित उद्योग पहले ही लगे हुए हों, क्योंकि जितने भी ऊपर ये कारक बताए हैं, अगर पहले ही वहाँ पर उद्योगों का समूह है तो इसका मतलब वहाँ पर ये सारे कारक आराम से मिलेंगे। तो उन्हीं जगहों पर और ज़्यादा उद्योग बार बार लगते हैं, तो औद्योगिक समूहन इस मामले में एक कारक सिद्ध होता है। फिर सरकार किस प्रकार की औद्योगिक नीतियां बनाती हैं, ये भी डिपेंड करेगा किसी देश में या किसी राज्य में ज़्यादा उद्योग या कम उद्योग लगेंगे। कुछ उद्योग होते हैं जिनको हम स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं। ये स्वच्छंद उद्योग जो ऊपर बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स को ये इग्नोर करते हैं। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसके भार में कमी हो या कमी ना हो, इस तरह की चीज़ों का इनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। छोटे छोटे पुर्जों से ये अपना सामान तैयार करते हैं, इस कारण से कच्चा माल इनको ज़्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं कर पाता। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की ज़रूरत भी कम होती है। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो सड़कों का जाल होता है, यानी कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनको अगर परिवहन की अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो इन उद्योगों को और कहीं कच्चे माल की जगह पर या श्रमिक जहाँ पर वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे उद्योगों को हम स्वच्छंद यानी कि एक प्रकार से फ्री टाइप के उद्योग हैं कि ये मजबूर नहीं है कि कच्चा माल जहाँ पर होगा वहीं पर ये उद्योग लगेंगे। इसका एक आप उदाहरण लें, मोबाइल बनाने का उद्योग, कंप्यूटर की चिप बनाने का उद्योग, सुई, घड़ी, इस तरह के जो उद्योग होते हैं वो स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जिनको लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर इनमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल जहाँ मिलता है वहीं पर ये लगाए जाएं। अब हम पढ़ेंगे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग आधार होते हैं उद्योगों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए। सबसे पहले हैं आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग उन्हें कहा जाता है जो एक बहुत ही छोटे स्तर पर घरों में जो प्रोडक्ट तैयार लोग करते हैं उसको हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत लेते हैं। इनमें इतना ही सामान बन के तैयार होता है, या तो वो घर में ही खपत हो जाती है या उस सामान का गांव के छोटे मोटे बाजार में उसकी बिक्री करने के लिए ले जाया जाता है। इतना ही सामान इन उद्योगों में तैयार होता है। इनका आकार, कच्चा माल भी इनको कम ज़रूरत पड़ती है और इनका जो उत्पादन है वो भी कम होता है, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में पूंजी और परिवहन की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार के उद्योग जैसे जूते, लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ, हवाई चप्पलें, कपड़े, टोकरी वगैरह बनाने के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। सुनार, सोना, चांदी, पीतल के आभूषण बनाता है, कलाकृतियाँ बनाने वाले लोग वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर वो घर पर छोटे स्तर पर घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा ही वो उद्योग अगर चल रहा है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर है छोटे पैमाने के उद्योग। ये कुटीर उद्योगों से थोड़े बड़े स्तर के होते हैं। इनमें घर की बजाय घर से अलग जगह पर इन उद्योगों को लगाया जाता है। कच्चा माल, विद्युत चलित मशीनों की इसमें आवश्यकता होती है और भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे जो देश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन देशों में इस प्रकार के उद्योगों का चलन बहुत अधिक है। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं इनको कच्चा माल भी बड़ी मात्रा में चाहिए, इनका उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है, ऊर्जा भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ये यूरोपीय देशों से इनकी शुरुआत हुई थी और पिछले 200-250 वर्षों से ये उद्योग चलते आ रहे हैं और अब ये पूरी दुनिया में इन उद्योगों का चलन है। अगला टॉपिक है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कि उस उद्योग को जो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है इस आधार पर। कृषि पर आधारित उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे चीनी की मिल, अचार, फलों का रस इत्यादि बनाने के उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग।
एल्युमिनियम तांबा आभूषण बनाने के उद्योग, सीमेंट मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। रसायन उद्योगों के अंतर्गत जिनको कच्चा माल रसायनों से मिलता है, जैसे खनिज तेल, कच्चा तेल ज़मीन से निकालते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, पेट्रोल, डीजल, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा इत्यादि। तो ऐसे उद्योग इस रसायन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पेंटिंग का उद्योग भी आप ले सकते हैं इसमें। नमक, गंधक, पोटाश इत्यादि के उद्योग, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है वनों पर आधारित उद्योग, जैसे फर्नीचर उद्योग, बांस, कागज बनाने का उद्योग वनों पर आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। जिन उद्योगों को कच्चा माल पशुओं से जो उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे चमड़ा, ऊन, हाथी के दांत, इस प्रकार के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है जो उद्योग में उत्पादन तैयार होया, उस आधार पर भी दो प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला आधारभूत उद्योग, जिनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। ये वो उद्योग हैं जिनका जो सामान है वो बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद, उत्पादन होने के बाद किसी दूसरे उद्योग में फिर से कच्चे माल के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तार वगैरह बनती हैं, सरिये बनते हैं लोहे से। इस प्रकार के उद्योगों के लिए लोहा इस्पात उद्योग में बनाया हुआ सामान फिर से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे उद्योग होते हैं उपभोक्ता उद्योग। इन उद्योगों में बनने वाला जो सामान है वो बनने के बाद डायरेक्ट उपभोक्ता के पास खपत होने के लिए जाता है। जैसे ब्रेड, बिस्कुट, साबुन इत्यादि बनाने के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यानी कि उन उद्योगों का मालिक कौन है। अगर किसी उद्योग की मालिक सरकार है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारत में एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, ये जो उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। दूसरे हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जिनका मालिक कोई एक निजी तौर पे कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो सकती है, वो निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। भारत में रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। फिर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिनमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर किसी उद्योग की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करता है। यानी कि गवर्नमेंट, सरकार भी और कोई प्राइवेट संस्था या व्यक्ति मिलके कोई कंपनी चलाते हैं। जैसे इंडियन ऑयल, महानगर गैस लिमिटेड, भारत के ये उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यह दूसरे उद्योगों को अपना जो प्रोडक्ट है वो कच्चे माल के रूप में, आधार के रूप में प्रदान करता है। यह भारी उद्योग भी है, क्योंकि इसमें कच्चा माल भी भारी और इसका उत्पादन भी भारी मात्रा में होता है। कार्बन चूना पत्थर के साथ जोखा भट्टी में डाल के जो कच्चा लोहा है उसको गला के फिर उससे लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। बड़े इस्पात उद्योग पारंपरिक रूप से कच्चे माल के स्रोतों के निकट होते हैं, क्योंकि जो लोहा इस्पात उद्योग का कच्चा माल, जो लोहा आवश्यक है, वो एक भारी पदार्थ है। इस कारण से ये उद्योग ज़्यादातर कच्चे माल के क्षेत्रों के नज़दीक ही लगते हैं। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, रसिया, जापान, चाइना और भारत, ये प्रमुख जो देश हैं जो लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी देश कहलाते हैं। अगला उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़े का निर्माण के 3 प्रकार के उद्योग हैं। सबसे छोटे स्तर पर हथकरघा क्षेत्र, जिसमें हाथों से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें बहुत श्रमिकों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उत्पादन उस अनुसार कम हो पाता है। इसमें छोटे पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। फिर है बिजली करघा,
से कपड़ा बनाने में मशीनों का प्रयोग होता है, वो बिजली से चलती हैं वो मशीनें, और उनसे कपड़ा तैयार किया जाता है। तीसरे हैं कारखाने, जिनको हम सूती कपड़े की मील भी कहते हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स होती हैं। इनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में इसमें कच्चे माल का उपयोग होता है और इनका उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में होता है। और इन उद्योगों में अच्छी गुणवत्ता वाली जो कपास का प्रयोग किया जाता है। भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये आधे से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय के जो देश हैं और जापान आयाती धागे से सूती कपड़ा बनाता है। सूती कपड़ा उद्योग को अब आज के समय में जो कृत्रिम रेशा है उससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और अब यह उद्योग जो कम विकसित देश है उसकी तरफ ज़्यादा स्थानांतरित हो गया है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश किसी एक क्षेत्र में उद्योगों को प्रभावित करने वाली ज़्यादातर जो सुविधाएं मिल जाती हैं और धीरे धीरे वहाँ पर वो उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। पुराने समय में जैसे सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग ही सबसे पहले चलन में आए थे। तो आपको पता है कि लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र के नज़दीक लगता है, उसको चूना, पत्थर, मैग्नीज इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उद्योगों के समूह बन गए थे, उनको हम औद्योगिक समूह के नाम से जानते हैं। जैसे जर्मनी का रूह कोयला क्षेत्र, वहाँ पर जो है तो वो कोयला क्षेत्र, लेकिन उसके आसपास में बहुत सारे लोहा इस्पात के उद्योग पुराने समय से लग गए थे, इसलिए उनको औद्योगिक प्रदेश कहा गया। अगला विषय है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना, यानी कि अब आधुनिक समय में हाई टेक्नोलॉजी के उद्योग एक नई संकल्पना आई है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनमें निर्माण जो गतिविधियां होती हैं उनमें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्नत वैज्ञानिकी और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध और विकास के आधार पर किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर और जो चिकित्सा के क्षेत्र में बनने वाले जो यंत्र हैं वो इनके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इसमें जो ज़्यादातर जो श्रम शक्ति है वो व्यावसायिक पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास कुछ विशेष प्रकार की डिग्री होती हैं जो उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इनको हम सफ़ेद कॉलर श्रमिकों के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या नीला कॉलर जो कि सामान का उत्पादन करते हैं उनसे भी ज़्यादा होती है इस हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनमें रोबोट भी काम करते हैं जो ऑटोमेटिक अपना काम दिन रात करते रहते हैं। कंप्यूटर के आधार पर सामान का निर्माण होता है। ना कोई भी प्रक्रिया है, हर एक चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रहता है। अलग अलग प्रकार के रासायनिक, औषधीय, दवाइयाँ, इस प्रकार के रिसर्च शोध चलते रहते हैं इन उद्योगों में। साफ सुथरे भवन होते हैं। हाईटेक स्टार्टअप जो होते हैं उनके लिए सरकार विशेष जोन बनाती है जहाँ पे इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। और एक शब्द आता है प्रौद्योगिक ध्रुव। ये क्या होता है? ये उच्च तकनीक वाले उद्योगों का एक प्रकार से आप औद्योगिक समूह कह लो। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था औद्योगिक समूह क्या होते हैं, तो ये भी प्रौद्योगिक ध्रुव भी एक प्रकार का औद्योगिक समूह है। लेकिन किस प्रकार के उद्योगों का? हाई टेक्नोलॉजी, उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों का समूह। जैसे भारत में बंगलोर के आसपास आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी कंपनियां मिलेंगी, तो वो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। इसके उदाहरण देखें आप, सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली प्रौद्योगिकी ध्रुव के कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हमने द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योग किन्हें कहा जाता है, विनिर्माण उद्योगों की क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ा।
उद्योगों की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्वच्छंद उद्योग किन्हें कहा जाता है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के, कच्चे माल का प्रयोग होने के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योगों में जो उत्पादन तैयार हो रहा है उस आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकारों को पढ़ा, लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है, सूती कपड़ा उद्योग किसे कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, जिसमें हमने विशेष तौर पर जो हाई टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज है उसमें हमने प्रौद्योगिकी ध्रुव एक शब्द पढ़ा जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।